साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम छठवें अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस छठवें अध्याय में गोलवलकर राष्ट्र का जो उन्होंने थ्योरी बताई, उसके अंदर तीन प्रमुख घटक धर्म, संस्कृति और भाषा के अलावा उन्होंने तीन घटक और नए घटक इसमें समझाए, जिसमें देश, नस्ल और जनपद, इस तीन जो शब्द हैं, ये तीन जो वर्ग हैं, इसके महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा उन्होंने समझाने की कोशिश की। और आगे वो कहते हैं कि हिंदुस्तान शुरू से हिंदुओं का राष्ट्र रहा है। आज जो ये व्यवस्था को बदल रहे हैं, तो ये लोग जो है, जो हिंदुओं की जो हिंदू राष्ट्र की धारणा है, उसके ऊपर अपना विचार लादने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठाते हैं। या ये जो अवधारणा हमने समझाई है, ये पश्चिम से उधार ली गई अवधारणा है, ऐसा नहीं है। और वो कहते हैं कि इस तरीके के कुछ सवाल हैं जिसके जवाब देना जरूरी है। तो संक्षेप में हम इसका जवाब देते हैं। आगे वो कहते हैं कि राष्ट्र जो शब्द है, राष्ट्र शब्द का अर्थ है कि ये राष्ट्र के अंदर का जो संपूर्ण विचार है, उसको अभिव्यक्त करता है। और यह उतना ही पुराना है जितना पुराना वेद और ग्रंथ हैं। और इन ग्रंथों में भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज का मतलब स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का मतलब है सागर से सागर तक की जो भूमि है, वह राष्ट्रीय नस्ल के अधिकार में समाहित है। यानी ये सागर से सागर तक का अर्थ है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, और भी बहुत बड़े हिस्से को, जिसको आज आरएसएस ये बताता है कि ये भारत का भूमि है, उस भूमि पर राष्ट्रीय नस्ल के अधिकार को समाहित करता है ये स्वतंत्रता शब्द। और ये जो भूमि है, हर प्रकार की संपदा से समृद्ध है। अब आगे कहते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा को पूरा करने के लिए तीन शब्द की जरूरत है, जिसमें देश, नस्ल और जनपद, और अन्य जो तीन घटक हैं, जिसमें धर्म, संस्कृति और भाषा, इनका इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। और तीनों शब्द जो है, जो जनपद की अवधारणा है, उसकी अवधारणा के अंदर ये तीनों शब्द समाहित हैं। आगे वो कहते हैं कि देश जो है तब देश कहलाएगा जब जो सत्ताधारी नस्ल है, उस नस्ल को संपत्ति और ताकत दिला सके, तभी देश देश कहलाएगा। आगे वो कहते हैं यानी इनके पास वैज्ञानिक संपदा हो, खूब सारा उत्पादन हो। अब यहां साथियों इस तत्व को थोड़ा सा समझना है कि गोलवलकर ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय नस्ल है वो देश है। देश को, राष्ट्रीय नस्ल को संपदा देना है। यानी यहाँ इस भूमि पर जो भी संपदा है, जो भी संपत्ति है, वो उस पर राष्ट्रीय नस्ल का अधिकार है। कि जो ये पूरी भूमि है, एक जो नस्ल है, उसी का अधिकार है। आगे कहते हैं कि नस्ल के राष्ट्रीय जीवन में देश के लिए प्रेम एक आवश्यक तत्व है, जिसको हम देश प्रेम कहते हैं। और कहते हैं कि राष्ट्रीय विचार होने का अर्थ है देशभक्ति। देशभक्ति का अर्थ क्या है आरएसएस के लिए? कि राष्ट्रीय विचार होना। राष्ट्रीय विचार का मतलब है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, ये नस्ल की थ्योरी जो गोलवलकर ने समझाई है, उसका होना वो राष्ट्रीय विचार है। उस राष्ट्रीय विचार का होना देशभक्ति है। और देशभक्ति का अर्थ है कि पितृभूमि पर गर्व करने वाला होना, अपनी पितृभूमि पर गर्व करना, यही देशभक्ति है। अभी दोनों शब्दों को यदि हम समझते हैं तो राष्ट्रीय विचार देशभक्त है और पितृभूमि पे गर्व करना देशभक्ति है। तो अब जो हम लोग कहते हैं, अब हमारी चर्चा में अभी देखते हैं, जो आरएसएस के लोग का देशभक्ति का अर्थ है, हम जो बाकी लोग जो देश के प्रति मर मिटने वाले हैं, देश के साथ जीने मरने वाले, उनको देशभक्ति कहते हैं, उनको देशभक्त कहते हैं। जैसे कोई जवान है, सेना पे सरहद पे शहीद हो गया, उसको देशभक्त कहते हैं। देश के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसको देशभक्ति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी दी, ये देशभक्ति है। आरएसएस के लिए देशभक्ति क्या है? राष्ट्रीय जीवन के विचार को मानना देशभक्ति है।
ये दोनों देशभक्ति के फर्क को सबको समझने की जरूरत है। गोलवलकर का देशभक्ति का, आरएसएस का देशभक्ति का अर्थ अलग है और वास्तव में जो देशभक्ति का अर्थ है वो अलग है। इस तत्व को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। आगे कहते हैं कि जो नस्ल अपने भूमि पर, अपने देश पर गर्व रखती है, वही सही विवेक वाली नस्ल है और इनकी राष्ट्रीय चेतना प्रकट रूप से जागृत होती है। और आगे कहते हैं कि जो मातृभूमि के प्रति प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, वो हमेशा से जीवांत राष्ट्रीय चेतना हिंदू राष्ट्र में हमेशा से रही है। और इसकी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति महाकाव्य रामायण के अंदर दिखी है, जिसमें एक उदाहरण देते हैं कि जब लंका को जीत लिया राम ने, सोने की लंका थी, उसके बाद से लक्ष्मण ने उनसे कहा कि इतना खूबसूरत सोने की लंका है, आप अयोध्या जाने की जगह यहीं पर राजा बन के रहें। तो राम ने ये कहा कि ये भले ही सोने की लंका है, मगर मेरी जो पितृभूमि है, मेरी जो मातृभूमि है, और वही मातृभूमि मेरी माँ, वही मेरा स्वर्ग है। ये सोने की लंका उसके सामने फीकी है। इस तरीके से राम ने कहा और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि मातृभूमि के लिए राम ने इसलिए ऐसा कहा था। आगे कहते हैं हिंदू धर्म की तरह समाज में चारों श्रेणियां होनी चाहिए। ये मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि 4 वर्ण जो थे उसी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको विस्तार में नहीं बोलते, बस इतना बोल के ही इसको छोड़ देते हैं। और आगे कहते हैं कि इसे जो है घुमंतु शिकारियों और मलेच्छों से इसको मुक्त रहना चाहिए। मलेच्छ का अर्थ यह है कि जो इस राष्ट्रीय चेतना या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है उसको जो नहीं मानते, उसकी इस चेतना को जो नहीं स्वीकारते, वो मलेच्छ हैं। और घुमंतु शिकारी जो है, ये बाहर से जो आक्रमणकारी लोग आते थे उनके बारे में कह रहे हैं। मलेच्छ का अर्थ उन लोगों से है जो हिंदू धर्म संस्कृति द्वारा निर्देशित किए गए सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, वो मलेच्छ हैं, उनको मलेच्छ कहा गया। और आगे निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जो मनीषी थे उनके मन के अंदर की जो भावना थी, वो बात सभी लोगों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता की बात थी उनके मन के अंदर। इस तरीके से देश के बारे में वो कहते हैं इस तरीके का देश होना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा है जाति। जाति के बारे में बात करते हैं और आगे यहां कहते हैं जाति का अनुवाद नस्ल के रूप में किया जाता है। यानी वो जाति को जो कह रहे हैं वो जाति यानी नस्ल को कह रहे हो, यहां वो नस्ल की बात कर रहे हैं। नस्ल का अर्थ क्या है? नस्ल का अर्थ है कि वो लोग जिनका उद्भव समान हो, जिनमें साझा बंधुत्व की भावना हो, जो आपस में साझा परंपराओं और स्वाभाविक रूप से साझा आकांक्षाओं द्वारा जुड़े हों। नस्ल जो है साझा उद्भव पर जोर देते हुए लोगों के बीच, बंधुत्व के बीच साझा बंधनों के अस्तित्व को चिन्हित करता है। आगे कहते हैं कि सर्वविदित है मानव नस्ल की नियतियों को गढ़ने के लिए काम करता रहा है और अब भी कार्यरत सभी शक्तियों में वह शक्ति सबसे प्रभावशाली है जिसकी अभिव्यक्ति हम धर्म के रूप में करते हैं। तो हमको साथियों बार बार समझना है कि नस्ल जो है, नस्ल का एक जो अर्थ है जिसमें साझा उद्भव, साझा बंधन, साझा परंपराएं, साझी स्मृतियां, साझी संस्कृति, साझे रीति रिवाज, ये एक नस्ल को अर्थ को समझाते हैं। और इसका जो अभिव्यक्ति है, नस्ल की अभिव्यक्ति, वो धर्म के अंदर है। यानी धर्म हम जिसको कहते हैं वो नस्ल की अभिव्यक्ति है जिसको हम धर्म कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि महान संत जो गौतम थे उन्होंने इस जाति यानी नस्ल की के शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि साझा उत्पत्ति
साझा धर्म, साझा संस्कृति, साझा भाषा, साझा परंपराओं, साझा आकांक्षाओं वाले जनगण की एक संपूर्ण तस्वीर है। ये क्या है? ये नस्ल है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, नस्ल और धर्म और ये जाति, इसके शब्दों का अर्थ अलग अलग तरीके से समझा गया, मगर कई बार ऐसा लगता है कि इनका शब्द एक दूसरे में के पूरक में है, सबका अर्थ एक दूसरे के में समाहित है, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आगे कहते हैं कि एक प्रसव और एक आत्मिका, ये दो शब्द हैं जो एक साझा उद्भव के लिए धर्म, संस्कृति और भाषा, ये सब विचार पूर्णता में अंतर्निहित हैं। और यही शब्द जो है लोगों को नस्ल बनाते हैं, नस्ल के रूप में बनाते हैं। तो ये नस्ल का अर्थ और धर्म का अर्थ, ये दोनों चीजें समझ पाए होंगे आप। धर्म का अर्थ, वे धर्म के बारे में वैसे अलग से समझाऊंगा। धर्म का अर्थ ये नहीं है जो आज हम कहते हैं। गोलवलकर ने धर्म के अर्थ को नस्ल की अभिव्यक्ति कहा है। नस्ल क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। धर्म वो नहीं है जो हम कुछ उनकी साथ कथा करा लो तो धार्मिक धर्म का काम हो गया, या जो अभी चल रहा कि मंदिर चले गए तो धर्म का काम हो गया, या मंदिर बनवाना, मंदिर बना दिया तो धर्म का काम है, भगवान का नाम ले दिया तो धर्म का काम है। यह धर्म का अर्थ नहीं है। धर्म का अर्थ है, धर्म के बारे में विस्तार से मैं अलग से समझाऊंगा। तो धर्म के अर्थ को, नस्ल के अर्थ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। धर्म का अर्थ नस्ल की अभिव्यक्ति है, इसको ध्यान रखना। अब तीसरा जो शब्द था वो था जनपद। इस जनपद को समझते हैं। जनपद का अर्थ होता है लोग, जनता, और इस शब्द को जाति के समानार्थी माना है गोलवलकर ने। जाति मतलब नस्ल के समानार्थी माना है। आगे कहते हैं जनपद एक जटिल विचार है। जनपद ही देश को और नस्ल को शामिल करता है। आगे वो कहते हैं कि नस्ल की जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करते हुए इसमें धर्म और संस्कृति को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। जनपद का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां पर वर्णों से और आश्रमों से परिभाषित लोग स्वयं को समृद्ध करते रहे हों। आगे वो वर्णों को और आश्रमों को परिभाषित करते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदू ढांचे का अनुसरण करने वाले, हिंदू संहिताओं को मानने वाले, संक्षेप में कहें कि हिंदू संस्कृति और धर्म को मानने वाले लोग। और आगे कहते हैं कि धर्म संस्कृति के साथ में भाषा से भी हिंदू होना चाहिए। पहले जनपद की परिभाषा बताते हैं, जनपद के अंदर वर्णों और आश्रमों को बनाने वाले लोग होना है। और वर्णों आश्रमों का मतलब है कि जो ये हिंदू धर्म का, हिंदू नस्ल का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, इसके रहने वाले लोग, इसको जो नहीं मानते उनका इसमें गिनती नहीं है। बार बार इस बात को समझना है। गोलवलकर की सारी थ्योरियों में जो हमारे देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति है, जिसको धर्म संस्कृति भाषा का बात बोलते हैं, उसके अलावा जो लोग हैं वो उस राष्ट्र के, उस देश के हिस्से नहीं है। ये स्पष्ट तौर से गोलवलकर बहुत जगह कह चुके हैं। यहां पे भी उनका कहने का वही अर्थ है। आगे कहते हैं कि इसके अलावा जो लोग हैं तब उनको वास्तविक रूप से इस जनपद की अवधारणा में शामिल किया जाएगा, जो प्राचीन हिंदुओं के राष्ट्रीय विचार का एक संघटक हैं। उनको इस जनपद की अवधारणा में शामिल किया जाएगा। तो हमको ये समझना है कि इनका समझ के बिल्कुल साफ है कि मुसलमान के रूप में इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते, ईसाई के रूप में इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो बहुत जगह स्पष्ट तौर से इसको कहा गया है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के, समझा के गोलवलकर ने इसको कहा। मगर सबका अर्थ है, जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो यही है कि मुसलमान और ईसाई के रूप में इस देश का हिस्सा नहीं बन सकते, इस देश का हिस्सा नहीं है। अगर इस देश का हिस्सा बनना है तो उनको जो पुरातन नस्ल है, पुरानी जो सोच है,
उस सोच, उस संस्कृति, उस धर्म, उस भाषा, उसका चरित्र, उसकी आकांक्षा सबको स्वीकारना होगा। और मुसलमान का और ईसाई के रूप में जो भी उनकी सोच और समझ और जो भी है, उस सबको उनको त्यागना होगा। तो इसको हमको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। वे सब समझाते हुए कहते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में जो हमारे राष्ट्र की अवधारणा थी उसमें ये सारे कारक थे। इसको सिद्ध करने के लिए ये सारा थ्योरी दोबारा समझाते हैं। आगे इसमें वो कहते हैं कि इसमें कोई अचरज नहीं है कि उन्होंने अपनी परिभाषाओं में धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया है। एक बात और साथ ही ध्यान रखना है कि ये धर्म जो शब्द है, ये जो पुरातन ग्रंथ हैं उसके अंदर नहीं है। हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म जो शब्द है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास पैदा हुआ। इसके पहले पुरातन जो धर्म है, वेद हैं, इन सब के अंदर हिंदू धर्म या हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं था। ये भी हमको ध्यान रखना है। और जो 10वीं शताब्दी के बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी ग्रंथ बदले गए, उसके अंदर जो है हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। तो कहते हैं कि भले ही धर्म का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, मगर इस सब का अर्थ वही है जो वो धारणा समझाते हैं। आगे इसमें समझाते हैं कि प्राचीन समय में जो ये हिंदू संस्कृति है, ये बहुत सारे बड़े क्षेत्र में रही। यहाँ तक वो कहते हैं कि अमेरिका तक पहुँच गई थी। बाकी उसका कोई प्रमाण नहीं है, ये बताते हैं वो। फिर बाद में कहते हैं चलो इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आगे इस प्रकार से कहते हैं कि इसका निष्कर्ष यही है कि अतीत में भी हिंदू जो राष्ट्र है या हिंदू जो धर्म है, उसकी भी एक राष्ट्रीयता थी और राष्ट्रीय चेतना पैदा होने वाली समझ हमेशा से इस जागृत नस्ल के अंदर थी। और ये जो पूरी थ्योरी है, ये कोई आयातित थ्योरी नहीं है, बाहर से नहीं ली गई है, ये हमारी पुरातन की थ्योरी है। और ये समझाते हुए इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं। तो साथियों, इस अध्याय के अंदर उन्होंने उसी थ्योरी को समझाया, दोबारा एक देश, एक जाति को नस्ल के रूप में और जनपद के रूप में समझाया। तो साथियों, इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं। इन सारी थ्योरियों का अर्थ जो समझ में आता है, उसको हमसे समझ में आता है कि चाहे किसी भी रूप में ये थ्योरी का विश्लेषण करें, मगर इनकी थ्योरी का निष्कर्ष वही आता है कि ये जो भूमि है, ये कौन सी भूमि है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक जो ये पूरा देश है, जो ये पूरा जनपद है, ये एक अलग नस्ल का है, ये हिंदू नस्ल है, हिंदू धर्म है, इसकी संस्कृति है, इसकी भाषा है, इन्हीं का देश है। और इसकी जो पूरी अवधारणा है, इसको जो नहीं मानता है वो जो है मलेच्छ है। और जो मलेच्छ हैं, घुमंतु हैं, ये इस देश के हिस्से नहीं है। और इसी थ्योरी से बार बार वो मुसलमानों को और ईसाइयों को टारगेट करते हैं। खासतौर से मुस्लिम इनके टारगेट का प्रमुख हिस्सा है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। इस थ्योरी के अंदर कमी क्या है वो मैं आगे अभी जो जैसे ये सारे अध्याय खत्म हो गए, उसके बाद से मैं इस थ्योरी के अंदर गलत क्या है उसको समझाऊंगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो आपने सुना है तो आगे के जो निष्कर्ष में जो बाद में जो 2-3 वीडियो बनेंगे कि इस थ्योरी के अंदर गलत क्या है, उसको जरूर सुने याद से, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां, बहुत सारी गलतियां हैं जिसको गोलवलकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो प्राकृतिक विकास का क्रम है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। इसको विस्तार से मैं आगे समझाऊंगा, तो इसको भी ध्यान रखना है साथियों। तो अब इस अध्याय को साथी यहीं खत्म करते हैं और आपसे निवेदन ये करते हैं कि आपने यदि इसके सारे अध्यायों को नहीं सुना है तो सबको सुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आरएसएस की विचारधारा का मूल बेस है। और इसी विचारधारा से आरएसएस 1938 से लेके आज तक चला और आज भी आरएसएस की जो अवधारणा है, उनकी जो विचार है, उनका जो सोच है, उसका मूल तत्व यही है जो गोलवलकर ने समझाया। इसलिए सारी चीजों को समझना हमको चाहिए। इससे समझते ही आप आरएसएस के चरित्र को समझ जाओगे और आरएसएस के चरित्र को समझने के बाद आप बीजेपी का और नरेंद्र मोदी के चरित्र को समझ जाओगे। ये दोनों सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में।
इसलिए इन सारे वीडियो को जरूर सुनें ताकि आप इस आरएसएस की जो विचारधारा है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। दूसरा निवेदन है कि हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए, उसमें मनुस्मृति का एक फोल्डर है और दर्शन सीरीज का एक फोल्डर है फिलॉसफी, उसमें बहुत विस्तार से हमने समझाया है। उसके सारे वीडियो सीक्वेंस से सुने समय निकाल करके सारा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, सारा इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा भी किसान आंदोलन का है, बैंक घोटाले का है, गुलामी का है, बहुत सारे फोल्डर हैं उसके अंदर। तो फोल्डरों के वीडियो जो है उनको सुने और जो भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। और अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो रेड कलर से नीचे सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दें, घंटी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी हम नए वीडियो बनाएं और उसके अंदर डालें उसकी सूचना आपको मिल सके, आप हमारे साथ जुड़ जाएं और फिर आप ताकि आप तुरंत वीडियो सुन सकें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ इस अध्याय की बात हम खत्म करते हैं। अगले अध्याय 7वें अध्याय के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।